हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट 360 विद आशीष में। दोस्तों, आज हम अगली वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम विद्युत रसायन के कुछ अंतिम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि ये विद्युत रसायन की अंतिम वीडियो होगी, लेकिन मुझे कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिले, एमसीक्यूज़ मिले, तो हम उन लोग प्रश्नों को कर रहे हैं। और ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो ये है कि कैथोड और एनोड विद्युत रासायनिक सेल के आम घटक हैं। कैथोड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन होगा यहाँ पर, या दावा भी लिखा हुआ है उन्होंने, तो कौन सा कथन सही है ना। कैथोड के बारे में, कैथोड पर ऑक्सीकरण होता है, इलेक्ट्रॉन कैथोड में चले जाते हैं, आमतौर पर एक नकारात्मक चिन्ह द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी माइनस साइन द्वारा, है ना, नेगेटिव साइन द्वारा। और लास्ट है आमतौर पर इंसुलेट सामग्री से बना होता है। तो इनमें से ये डी तो गलत है, जो हमारे पास ये सी वाला या ग है ये भी गलत है। अब देखो, पहले समझना है ना। देखो, जो विद्युत रासायनिक सेल है दो इस प्रकार के एनोड से बना रहता है ना। ठीक है। और एक को हम एनोड कहते हैं इस तरीके से, और एक को कैथोड कहते हैं, है ना। ठीक है। ये हमारा एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, है ना। अब इसमें देखना, ये वाला साइन क्या होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है विद्युत रासायनिक सेल में, है ना। तीसरी चीज जो याद रखनी, इस पर ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, है ना। और इस पे क्या होता है, अपचयन। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी गलत था नेगेटिव साइन वाला, और ये पहला भी गलत है, ऑक्सीकरण होता है। तो इसका मतलब एक ही आंसर है जो सही हो सकता है, वो है बी, कि इलेक्ट्रॉन कैथोड में चले जाते हैं। अब होता कैसा है कि देखो, यहाँ पे जो हमारे पास जेड एन, मतलब माना ये जेड एन है, ये कॉपर है, ऐसे ही हम एक विद्युत रासायनिक सेल मान लेते हैं। और यहाँ पे नीचे हमारे पास क्या है, जेड एन SO4, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, CuSO4, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट। यहाँ पे जो जिंक होता है, ऑक्सीकरण होने का मतलब क्या है कि Zn क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, यानी माइनस हो जाते हैं, और क्या बना देता है, Zn2+। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि ये जो Cu2+ है, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तभी अपचयन होगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और कॉपर बना देता है, तब यहाँ पे अपचयन होता है। देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन ये जिंक त्याग रहा है, ये यहाँ पर क्या करते हैं, इस धारा के माध्यम से इसके अंदर चले जाते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि जो कैथोड है वहां पर इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं ना। ये जो हमारे पास ये इलेक्ट्रोड वायर से कनेक्टेड है, उसके माध्यम से ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, कैथोड में। कहाँ से, ये जो जिंक अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, कैथोड में। तो सही आंसर इसका यही है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, कैथोड में, है ना। तो एनोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन छोड़े जाते हैं या त्यागे जाते हैं, और कैथोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या है, बी। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास कि विद्युत अपघटन का उदाहरण, है ना। तो मतलब इसमें जो क्वेश्चन ये था कि किसका विद्युत अपघटन हो सकता है। विद्युत अपघटन जो अपने आयनों में टूट जाए, जैसे NaCl किस में टूट जाए, Na+ और Cl-। इसी तरीके से इनमें से कौन सा टूट सकता है ना। तो हमारे पास जैसे सबके फॉर्मूले तुम लोगों को पता होने चाहिए, इसका होता है C6H6 बेंजीन है। ठीक है। यूरिया का भी पता होना चाहिए, यूरिया का होता है NH2CONH2। ठीक है। सोडियम एसीटेट, है ना। तो सोडियम एसीटेट ना एसिटिक अम्ल से बना होता है, एसिटिक अम्ल। ठीक है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3COOH। और यहाँ से जब ये हाइड्रोजन हटता है ना, यहाँ पे OH है ये, तो जब यहाँ से ये हाइड्रोजन हटता है और यहाँ पे सोडियम लग जाए, है ना, तो क्या होता है, तब बनाता है ये। तो सोडियम कैसे लगेगा, इसके साथ NaCl की रिएक्शन करवा दो, तो ये जो H है इस क्लोरीन को ले जाएगा, और क्लोरीन को ले जाएगा तो HCl बना लेगा, तो ये बनाता है CH3COONA। इसको कहते हैं सोडियम एसिटेट। और ये आसानी से अपने आयनों में टूट सकता है, CH3COO- प्लस Na+, इस तरीके से। तो इसको, किसका विद्युत अपघटन होगा, सोडियम एसिटेट का, है ना। इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। चीनी का भी पता होना भाई, चीनी क्या होती है, सुक्रोज। तो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या हो सकता है, C11, क्या होता है, C12H22O11 ना, इस तरीके का होता है ना। ठीक है। अच्छा, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें आंसर क्या है, सोडियम एसिटेट ना, सोडियम एसिटेट का अपघटन हो जाता है अभी, है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक फेराड क्या होता है, एक फेराडे क्या होता है ना। तो मैंने तुम्हें बताया होगा 1F, 1F यानी एक फेराड, है ना। और ये हमने कई बार देख लिया है ना।
जैसे हमारे पास गिब्स मानक गिब्स ऊर्जा का फॉर्मूला है ना, मानक गिब्स ऊर्जा का जो फॉर्मूला है जिससे निकालते हैं वो है डेल्टा जी बराबर -N F ई नॉट सेल। इस पे हमने क्वेश्चन भी करा है ना। इसमें भी क्या है, एफ है। एफ का मतलब क्या होता है, 1 फैराड। और 1 फैराड की वैल्यू पूछ रहा है कि कितना ही होती है ना, 1 फैराड कितना होता है। 1 फैराड याद करने के लिए बोला था मैंने, कितना होता है, 996,500 गुलाम। गुलाम है ना, आवेश का मात्रक होता है ना गुलाम, ऐसे भी लिख सकते हैं गुलाम। ठीक है, और सी भी लिखा होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 96500 गुलाम। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है ना। बहुत ही आसान प्रश्न है, विशिष्ट चालकता ना। पहले सबसे पहले देखो, हमारे पास क्या होता है, चालकता होता है ना। पहले चालकता होता है। अब चालकता क्या होता है, चालकता मैंने कहा चालकता जो हमारे पास प्रतिरोध होता है ना, उसका व्युत्क्रम होता है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, है ना। तो यानी जो हमारी चालकता सी से दिखाते हैं वो 1/R के बराबर होती है। आर मतलब प्रतिरोध। अब पहले हम चालकता की इकाई निकालेंगे। तो आर की इकाई होती है ओम, है ना। ऐसे भी लिखते हैं, OHM, ओम। या ऐसे भी बनाते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से ये ओम ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, है ना। ओम इनवर्स, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, ओम इनवर्स। तो देखो यहाँ पे OHM लिखा है ना, तो ये हमारा क्या होता है, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं, OHM इनवर्स। अब क्या होता है कि इसको इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, तो इसको उल्टा करके भी लिख लेते हैं, MHO, से कहते हैं मोह। एक यूनिट ये होगी, ये तीनों तो एक ही है ना। देखो ये इसका नाम हिंदी में है, ये इसका इंग्लिश में है, ये इसका साइन है। तो एक यूनिट, पहली यूनिट तो हमारी ये होगी, दूसरी यूनिट हमारी मोह होगी, तीसरी यूनिट जो है हमारी चालकता की वो होती है सीमेंस। ठीक है, अब हमें विशिष्ट चालकता की निकालनी भी। तो विशिष्ट चालकता क्या होती है देखो, उसके लिए सबसे पहले प्रतिरोध को जान लेते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध होता है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई बटे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये प्रतिरोध का एक फॉर्मूला मैंने बताया हो। अब इसको यहाँ पे रखो, सी की जगह। तो सी 1/R, आर की जगह विशिष्ट प्रतिरोध LA, है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो 1/रो है ना, विशिष्ट प्रतिरोध रो, उसको हम क्या लिख लेते हैं, ये सिग्मा। ठीक है, 1/रो को क्या लिख लिया, सिग्मा। और ये जो ए है ये ऊपर चले जाएगा, और एल नीचे। इसको कहते हैं भाई क्या, विशिष्ट चालकता। इसी को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। और इसी का क्या निकालना है हमें, इसी का क्या निकालना है हमें, मात्रक, है ना, इकाई। तो देखो कैसे निकालेंगे हम, इसको यहीं रहने देते हैं। ये यहाँ हमारे पास सी है, ये एल को ऊपर भेज दो और ए को नीचे। ठीक है, देखो रोहू को यहीं रखा, हम सॉरी सिग्मा को यहीं रखा जो हमारी विशेष चालकता है। चालकता बराबर में चालकता है, इस एल यहाँ बटे में था तो बराबर के उधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा, और ए नीचे आ जाएगा। अब इसका मात्रक निकालना भी, तो देखो चालकता का तो हम ओम इनवर्स लिख लेते हैं, है ना। और इसका क्या हो जाएगा, लंबाई का हम क्या लिख लेते हैं, सेंटीमीटर। और क्षेत्रफल का क्या हो जाता है, ए हमारा क्षेत्रफल है ना। तो क्षेत्रफल का क्या लिख लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इस सेंटीमीटर से इसका स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, ओम इनवर्स। ऊपर तो कुछ नहीं बचा तो इसको 1 लिख लेते हैं, और ये सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स में हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस ओम इनवर्स की जगह हम मोहो लिख सकते हैं, सीमेंस लिख सकते हैं ना। तो इसके मात्रक और कौन कौन से हो सकते हैं, मोहो, सेंटीमीटर इनवर्स, सीमेंस, सेंटीमीटर इनवर्स। अब इस सीमेंस को एस भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये ऐसे हो जाएगा, एस सेंटीमीटर इनवर्स, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो हमारे आंसर है वो इसमें लिखे है ना, तो जो ये वाला है वो हमारा आंसर हो जाएगा विशिष्ट चालकता के लिए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो विशिष्ट चालकता की इकाई पता चल गई। तो इसमें क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक सेल है ना। द्वितीयक सेल भाई इस तरीके से लिखा होता है, द्वितीयक सेल या बैटरी, है ना। तो सबसे पहले तुम लोगों को पता होना चाहिए कि द्वितीयक सेल क्या होता है, जिसको बार बार हम क्या कर सकते हैं, आवेशित कर सकते हैं, है ना। और उसे बार बार उपयोग में ला सकते हैं, है ना। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी, है ना, जिसको हम ऐसे कहते लिखते हैं, लेड संचायक बैटरी। ठीक है, ये इसका उदाहरण है। और ये जो लैग्रांज सेल है ना, ये प्राथमिक सेल है, प्राथमिक बैटरी का उदाहरण है, या प्राथमिक सेल का उदाहरण है। ये लैग्रांज सेल को हम
क्या कहते हैं, शुष्क सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शुष्क सेल, है ना। तो इस प्रश्न का जो हमारे पास पांचवा प्रश्न है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, लेड स्टोरेज बैटरी या लेड संचायक सेल, है ना। ये ध्यान रखना है भाई। अगला प्रश्न है हमारे पास पास क्या है, सेल स्थिरांक की इकाई निकालो, है ना। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो प्रतिरोध होता है ना, वैसे अगर हम लिखें तो प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती, और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। इन दोनों को जब हम साथ में लिखते हैं तो ये आर एल अपॉन ए लिखते हैं, और इस समानुपाती या अनुक्रमानुपाती साइन को जब हटाते हैं तो बराबर लिखते हैं। और बराबर लिखने के लिए हम एक नियतांक ले लेते हैं जिसे हम रो कहते हैं, है ना। इसे कहते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोध। और ये जो एल अपॉन ए होता है ना, इसी को हम सेल स्थिरांक कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक, है ना। लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के, है ना, लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को हम क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं ना। अब हमें इसकी इकाई निकालनी है ना। तो क्या है, लंबाई की जो इकाई होती है वो सेंटीमीटर में लेते हैं, और क्षेत्रफल की किस में लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कट जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/सेंटीमीटर। अब इस सेंटीमीटर को ऊपर लेके लाना होता है ना। इस सेंटीमीटर को कहाँ लाना होता है, ऊपर। तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। इसकी इकाई क्या हो जाएगी, ये सी वाला ऑप्शन, है ना, सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है। इसमें हमारे पास जो दूसरा प्रश्न क्या है कि फेराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है ना। तो फेराडे के दो नियम है भाई, है ना। पहले नियम पे ये कहता है कि जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है ना, जैसे हमने एक इलेक्ट्रोड लगाया और इस पर विद्युत अपघटन कर दिया, तो यहाँ पे कुछ पदार्थ की मात्रा जमा हो जाती है ना। और वो आवेश की क्या होती है, समानुपाती, है ना। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, जेड, जेड लिखते हैं, और समानुपाती किसके, आवेश के, आवेश यानी क्यू, है ना, नहीं एम लिखते हैं ना, जो भी लिखते हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, तो ये m क्या होता है, ये पदार्थ की मात्रा होती है। तो किससे संबंधित होता है, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ को अंग्रेजी में कहते हैं, है ना, विद्युत अपघट्य पदार्थ के समतुल्य भार, है ना, पदार्थ की मात्रा। तो देखो धनायन की गति से कोई मतलब नहीं होता है, धनायन के परमाणु भार से हमें कोई मतलब नहीं होता है, ऋणात्मक की गति से कुछ भी नहीं होता है। इसमें क्या होता है, या तो आवेश होता है या पदार्थ की मात्रा होती है। और पदार्थ कौन सा होता है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट, यानी विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से। ठीक है, तो ये दो प्रश्न हो गए जिसमें हमने सेलेस्ट्रान की इकाई देखी और फैराडे के नियम किस पर आधारित ये देखा। ठीक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि चालक की चालकता और प्रतिरोध निम्नांकित से किस प्रकार संबंधित है ना। हमें चालकता और प्रतिरोध के बारे में बताया। मैंने अभी बताया कि चालकता क्या होता है, 1/R होता है, यानी प्रतिरोध का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है। तो बस यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमें दिख रहा है, ये सही हो जाएगा ना, C बराबर 1/R। ठीक है ना। अब हमारे पास जो अगला प्रश्न है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में शून्य विभव होता है क्योंकि, है ना। हमें पता है कि जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है हमारा, उसका जो ई नॉट सेल होता है उसे जीरो माना गया है ना। ये जीरो होता है, क्यों होता है ये पूछा गया है। तो हाइड्रोजन अधिक आसानी से ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण हो जाता है इसलिए, हाइड्रोजन में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है इसलिए, या तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन विभव को शून्य माना जाता है। तो यही ऑप्शन है, इसे माना गया है ना। क्यों होता है ये कुछ नहीं है, इसको माना गया है ना, कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव क्या है, शून्य है, ऐसा हमने माना था, है ना। तो इसका जो आंसर है वो है इलेक्ट्रोड विभव को शून्य माना जाता है। ठीक है। अब देखो भाई, जो 10वां प्रश्न है और अच्छा है इसमें हमारे पास कि सेल अभिक्रिया स्वतः होती है ना। हमने सेल पढ़ा, अभिक्रिया पढ़ा, और स्वतः होती है इसके लिए मैंने तुम्हें क्या बताया कि हम डेल्टा जी का मान देखते हैं। डेल्टा जी का मान तीन प्रकार से हो सकता है, जब डेल्टा जी का मान या तो प्लस हो, या डेल्टा जी का मान जीरो हो, या डेल्टा जी का मान नेगेटिव। तीन तरीके से होता है। जब डेल्टा जी का मान पॉजिटिव हो तो जो हमारे पास अभिक्रिया होगी, है ना, वो अपने आप नहीं होगी, यानी अस्वतः होगी, है ना। यहाँ पर होगी ही नहीं, अभिक्रिया नहीं होगी। और यहाँ पे होगी, कैसी अभिक्रिया होगी, स्वतः। तो स्वतः अभिक्रिया यानी अपने आप अभिक्रिया होने के लिए जो चाहिए, डेल्टा जी का मान कैसा चाहिए, नेगेटिव यानी ऋणात्मक। तो ये डेल्टा जी का मान कहाँ पर ऋणात्मक, ये इस ऑप्शन में बोला है, हम क्या कर लेंगे, डेल्टा जी ऋणात्मक होता है तब जब सेल की अभिक्रिया स्वतः होती है ना। तो बस आसान सा क्वेश्चन था। इसी तरीके के ऑप्शनल क्वेश्चन आने हैं तुम लोगों को, है ना, तो इनको अच्छे से करना है। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीकारक है क्योंकि इसमें,
अब देखो हम क्या करते हैं, हमने ऑक्सीकरण पढ़ा है ना, और अपचयन पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, यानी त्याग होता है, दान होता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। ये तो ऑक्सीकरण और अपचयन है ना। ठीक है, अब देखो अगर हम ये समझे कि ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है, तो दोनों ना एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब ऑक्सीकरण और ऑक्सीकारक दोनों अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? ऑक्सीकारक वो होता है जो दूसरे का ऑक्सीकरण कर दे, दूसरे का ऑक्सीकरण कर दे है ना। और अपचायक वो होता है जो दूसरे का अपचयन कर दे। ठीक है, तो दूसरे का ऑक्सीकरण करने से का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण हमारे पास होता क्या है? ऑक्सीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग, जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन त्याग करवा दे, जो दूसरे से क्या करवा दे, इलेक्ट्रॉन त्याग करवा दे, मतलब खुद इलेक्ट्रॉन क्या करे, ग्रहण करे, है ना। जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो दूसरे से क्या करवा देगा, ऑक्सीकरण करवा देगा दूसरे का। तो ऑक्सीकारक सीधा सीधा होता क्या है? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। और अपचायक क्या हो जाएगा? जो इलेक्ट्रॉन का क्या करे, त्याग करे, जो दूसरे से ग्रहण करवा दे, है ना। अपचयन क्या होगा दूसरे का, कि जो दूसरे से इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करवा दे, तो खुद क्या करेगा, त्याग ना। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कब ग्रहण करेगा, जब ये त्यागेगा। तो ऑक्सीकारक क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दे, और अपचायक क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग दे। इसका बिल्कुल उल्टा होता है ये, ऑक्सीकरण और अपचयन का बिल्कुल उल्टा, है ना। अब हमें ये पूछा है कि फ्लोरीन अच्छा ऑक्सीकारक है, तो हमने जो विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ी थी उसमें से ये आंसर आया है ना। रासायनिक श्रेणी हमने क्या पढ़ी थी कि सबसे ऊपर हमारे पास लिथियम था, फिर सोडियम था, है ना, फिर सबसे ही नीचे हमारे पास फ्लोरीन था। अब देखो इनके मानक अपचयन विभव हमने इस तरीके से लिखे थे, यहाँ पे नेगेटिव था, फिर यहाँ पे नेगेटिव था, बीच में हाइड्रोजन है तो उसका जीरो हो जाता है, और फिर यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, है ना। तो फ्लोरीन क्या है, अच्छा ऑक्सीकारक है, लेकिन कारण क्या है, उसका जो अपचयन विभव है वो अधिकतम है ना। उसका जो अपचयन, मानक अपचयन विभव लिखे थे ना हमने, वो ये वाली जो विद्युत रासायनिक श्रेणी थी उसमें मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में लिखा था। ऊपर माइनस थे, नीचे प्लस थे, तो प्लस में फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, इसका आंसर क्या है, अपचयन विभव क्या होता है, अधिकतम होता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ गया, कि प्रबल अपचायक है ना। अभी हमने ऑक्सीकारक देखा, तो अभी क्या पूछ लिया उन्होंने, अपचायक पूछ लिया। अब जरा रासायनिक श्रेणी को फिर से एक बार देख लेते हैं, क्या थी, लिथियम थी, फिर सोडियम, है ना, फिर पोटेशियम, फिर इसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है, और फिर नीचे क्लोरीन और फिर फ्लोरीन, है ना। और इनके मान नेगेटिव में होते हैं भाई, सबके सबके ना, हमने वैल्यूज भी देखी थी, इसका जीरो होता है और नीचे वालों के सबके प्लस होता है। तो जिनके मान नेगेटिव होते हैं वो अपचायक होते हैं, ये सीधी सी बात याद रखनी है तुम लोगों को। जिनके मानक अपचयन विभव प्लस नेगेटिव में हो, वो सारे के सारे क्या होंगे, अपचायक। और जिनके प्लस में हो, जिनके क्या हो, ये विभव क्या हो, प्लस में हो, वो क्या होंगे, ऑक्सीकारक। तो अभी हमने क्या देखा, कि फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक है। फ्लोरीन क्या है, ऑक्सीकारक है। और तो यहाँ पे क्या पूछा है, प्रबल अपचायक, तो सबसे ज्यादा नेगेटिव जिसका होगा, सबसे बड़ा नेगेटिव जिसका होगा वो क्या होगा, प्रबल अपचायक होगा। तो लिथियम हमारे पास सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक होता है ना। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि इसका जो अपचयन विभव है, मानक अपचयन विभव है, वो सर्वाधिक ऋणात्मक है। जिसका जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा वो उतना ज्यादा अपचायक होगा। तो सबसे ज्यादा लिथियम का होता है, इसलिए ये क्या है, सर्वाधिक अपचायक या प्रबल अपचायक। ठीक है। दोस्तों ये विद्युत रसायन की अंतिम वीडियो है। इसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चंस किए जो आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थी। अगली वीडियो में दोस्तों हम रासायनिक बल गतिकी जो हमारा चौथा चैप्टर है उसको करेंगे, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।